तो जैसा कि हम लोग आरओ और एआरओ प्री 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे घटना चक्र की। जैसा कि आपको पता है कि घटना चक्र की 10 जीएस की और 10 हिंदी की प्रैक्टिस सेट आई है मार्केट में, तो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छी होती है, इसके प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने जीएस का एक टेस्ट देख लिया था और हिंदी के 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो इसी में आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 2 देखेंगे, जीएस का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। किसका? तो जीएस का देखेंगे। 140 प्रश्न होंगे, काफी अच्छे प्रश्न है, करंट अफेयर भी काफी अच्छा होगा। तो इसको हम लोग मतलब कि व्याख्या के साथ काफी अच्छे से देखेंगे। तो आज का भी लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने जैसे पहला लेक्चर देखा उसी तरह इसको भी अच्छे से देखिएगा, शेयर करिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, अगर इनकी पीडीएफ जो है वो आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम अर्थात सिविल एल्गार जो हमारा टेलीग्राम है, सिविल एल्गार ये हमारा टेलीग्राम है। यहाँ पे आप लोग ज्वाइन होके ये इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, या इसके साथ साथ आप लोग को 2 नंबर बता रहा हूँ। एक नंबर आपका 7905037651 और एक नंबर आपका यहाँ पे देखा जाता है 9793372994। इन दोनों पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं और इनकी पीडीएफ आप आसानी से पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग को बता दूं कि कम से कम मेरे पास विभिन्न संस्थाओं की, जैसे कि आपकी जैसे पीसीएस मंत्रा हो गई, आईएएस हो गई, जीएस वर्ल्ड हो गई, इनके टेस्टों की बात करें तो लगभग हम लोगों ने 70 प्लस इसके टेस्ट, ऊपर ही 80 लमसम मान लीजिए टेस्ट अपने चैनल पे करवा दिए हैं। तो जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं या फिर पुराने ही स्टूडेंट जिन्होंने ये टेस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आसानी से सारे टेस्ट जरूर देखें। इनकी पीडीएफ ही इन्हीं नंबरों पे, जो नंबर मैंने अभी लिखा था 7905037651 और वो 9793372994 पे आप लोग मैसेज करके मतलब टेलीग्राम करके आप लोग इसका पीडीएफ पा सकते हैं। या फिर जो मेन हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल एल्गार, वहां से जुड़ के इन सब की पीडीएफ आप लोग पा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, तो आप इस समय बस प्रैक्टिस करिए और जो अपना भी नोट्स होगा उसको बार बार रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए, ताकि आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाए, आपको पता भी चले कि किस लेवल तक हमारी तैयारी है। और हिंदी के लिए मैं बता दूं, अगर इसके 10 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो काफी अच्छी हिंदी भी आपकी हो जाएगी, पीवाई की आपका एक तरीके से तैयारी हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने ध्येय का कंपाइल वीडियो दिया था जिसमें से 600 हिंदी हम लोगों ने देखा था, एक आपका पीसीएस मंत्रा का 600 देखा है। इसी तरह हम लोग अगर बात करें तो इसका भी 10 का मैं एक बार कंपाइल कर दूंगा तो 600 यहाँ पे हो जाएगा, और जो फेज 2 की ध्येय उसके भी 600 कर दूंगा, तो 2400 तो हिंदी में आप लोगों को कैसे बता दूंगा 3-4 मतलब कि जैसे तैयार हो जाएगा। और ये 2400 का जो पीडीएफ दे दूंगा आप लोग को, आंसर लगा के दे दूंगा, आप लोग सीधे रट जाएगा, प्रश्न हो सके तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे। 60 ही प्रश्न आने हैं, आपको पता है। तो अगर अच्छी किस्मत रही तो 60 हो गए, 60 प्रश्न 2400 में से आ जाएंगे। तो बस उम्मीद है कि बार बार आप लोग उसी को रट के जाइएगा, क्योंकि देखिए कोई संस्था या फिर कोई भी जो इंस्टीट्यूट है, अगर कोई टेस्ट बनाता है तो वो ऐसा ही बनाता है, सोच के बनाता है कि ताकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न फंस जाए। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आप लोगों से उम्मीद यही करूंगा कि दो पीडीएफ मैंने दी है, एक आपका ध्येय का 10 टेस्ट हिंदी का कंपाइलेशन है और पीसीएस मंत्रा का, तो 1200 प्रश्न तो हिंदी का मैं दे चुका हूँ, उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, सेव कर लिया होगा और अच्छे से उसको बार बार आप लोग देख रहे होंगे। इसके साथ साथ 2 और बचा, ये करवाते जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैं करवाता हूँ ये थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो व्याख्या के साथ करवाता हूँ, वहाँ पे आंसर बताऊंगा, ताकि आप लोग आसानी से उस वीडियो को भी 1-2 बार देख ले तो आपको चीजें रिकॉल रहे। तो यही सारी चीजें हैं। चलिए फिर आज का जो टेस्ट है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीएस एल्गार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार पीसीएस एल्गार चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं एक बार कह रहा हूँ, पीसीएस एल्गार चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल आपको पसंद ना है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक बार सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि आपको बता दूं कि मेरे जो आपका पीसीएस एल्गार चैनल है, यहाँ पे आपको आरओ एआरओ के लिए कम से कम 100 टेस्ट मिल जाएंगे, 100 टेस्ट आसानी से मिल जाएंगे। अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं, देखिए पीसीएस मंत्रा का हम लोगों ने 20 किया है, और जो आपका जीएस वाले उसके 3 फेज के लगभग 25 टेस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसके साथ साथ जो आपका अध्याय इसका पहला फेज था उसका 20 देखा है, दूसरे में भी हम लोग 10 देख चुके हैं और 10 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देखा है। तो अगर जोड़ा जाए तो इस तरीके से आपका 20 60 हो और 65 और 75-85 ऐसे हो गए। इसको भी सॉल्व करें, इसमें भी आपका 20 मिल जाएगा। तो सोचिए कितना टेस्ट मैंने अपने चैनल पे सॉल्व करवा दिया है। तो इस तरीके से उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर चैनल से जुड़ेंगे और कुछ देर या फिर कुछ दिन चैनल को देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप तो सब्सक्राइब किए रहेंगे, नहीं लगेगा तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जीएस का सेगमेंट होगा तो ये थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। फिर भी कोशिश करूंगा कि 1 से 1.5 घंटे में आपका जो पूरा 140 प्रश्न कंप्लीट हो जाए। तो बस यही सारी चीजें हैं। चलिए फिर आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं, क्योंकि पहला जो टेस्ट था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा टेस्ट देखेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न में, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये टेस्ट नंबर 2 है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये टेस्ट नंबर आपका क्या है, तो 2 है। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से ये सब चीजें दिख जाए।
अब सही दिख रहा होगा। चलिए तो पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो अपनी कलम वगैरह होती है इसको सही कर लें, ताकि कुछ लिखना भी हो तो हम लोग आसानी से इसको लिख लें। तो आई होप कि सब कुछ सही हो गया होगा। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताना है कि कौन से कथन आपके यहाँ पे सही है। जैसे गुल्ला मंदाता तथा नामचा बरवा पर्वत चोटियां भारत में स्थित नहीं है, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये आपके यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर आपका क्या बन रहा है। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो गुल्ला मंदाता की बात करें तो अगर आप लोग देखे होंगे, जो आपका एक तरीके से ये प्यारा भारत हो गया, प्यारे भारत में अगर ये पूरा मैप बना दूं मैं, तो जैसे काराकोरम लद्दाख आप लोग देखें ना, काराकोरम लद्दाख जो है, तो जो आपका एक तरीके से देखा जाए तो यहीं पे लद्दाख पड़ता है, मतलब चीन में, मतलब जो तिब्बत का क्षेत्र है, यहीं पे आपका गुल्ला मंदाता उसकी छोटी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ये जो गुल्ला मंदाता है ये भारत में नहीं है। ये बात यहाँ पे कह रहा है ना कि गुल्ला मंदाता तथा नामचा बरवा चोटियां भारत में स्थित नहीं है, तो ये बात सही जाती है। नामचा बरवा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पड़ती है। ऊपर आपका अगर देखा जाए तो बेसिकली वो दक्षिण पूर्वी चीन या फिर तिब्बत कह सकते हैं। वैसे तो तिब्बत का क्षेत्र था लेकिन चीन के अधीन है तो चीनी कहलाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या आपका यहाँ पे कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्या ये बात सही है? तो कामेत आप सबको पता है कि कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और त्रिशूल जो है यह भी आपका जो उत्तराखंड में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे स्थित है। तो इस तरीके से आपका दूसरा भी सही है। अब दोनों स्टेटमेंट सही है तो इस तरीके से आपका आंसर सी बनना चाहिए। तो सी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका कथन स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ काली मृदा है, बिल्कुल गलत बात है। फिर कह रहा भारत में सबसे बड़ा मृदा का वर्ग काली मृदा का, यह भी आपका गलत है क्योंकि ये सब का आंसर जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं। और फिर कह रहा गाद का व्यास 0.06 मिमी से 2 मिमी के मध्य होता है। अब यहाँ पे हमें सही कथन बताना है, तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा आपका सही कथन हो रहा है। देखिए प्रश्न संख्या दूसरे की बात करें तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं ना, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। और भारत में सबसे बड़े मृदा वर्ग में भी आपकी कौन सी आती है, तो जलोढ़ी मिट्टी आती है। कौन सी आती है? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि पूरा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है ना वो इसी से भरा पड़ा है। तो इस तरीके से देखा जाए दो स्टेटमेंट सही है। अब आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि देखिए क्या होता है कि जो गंगा का मैदान है, मतलब एक तरीके से गंगा जो मैदान बनाती है उसमें दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक खादर पढ़ते हैं, एक बांगर पढ़ते हैं। एक खादर पढ़ते हैं, एक बांगर पढ़ते हैं। अब ये क्या है सर? तो खादर बांगर में डिफरेंस ये है, खादर जो होती है नवीन जलोढ़ होती है। क्या होती है? नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है ये। और जो बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। दरअसल होता क्या है, देखिए मान लीजिए गंगा आ रही है इस तरीके से, ये हर साल अपना पानी ला रही है, तो जहाँ पे ये हर साल अपना पानी यहाँ पे यहाँ तक इसका पानी पहुंचा, तो यहाँ पे आपकी जो एक तरीके निक्षेपण करेगी तो यहाँ पे आपकी खादर अर्थात जो नवी जलोढ़ मिट्टी बनेगी खादर बन जाएगी। और जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक समय ऐसे मैदान बनाया गया था लेकिन अब पानी नहीं जा पा रहा है प्रत्येक वर्ष वर्षा का, तो यहाँ पे आपका पुरानी मिट्टी हो गई, पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई, तो ये बांगर हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको हमें क्या बताना था, यहाँ पे सही बताना था। तो आपका जो सी स्टेटमेंट है ये आपका सही लग रहा था, आपका सी आपका ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। तो दूसरे का भी सी आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा कह रहा है आपका यहाँ पे कि नीचे दिए कथनों पर विचार करें तथा अधोरेखित कूट से सही उत्तर का चयन करें। जैसे कथन है गिरनार 4 तथा गिरनार 5 मूंगफली की किस्में हैं। कथन दूसरा कह रहा है दुर्गा, आजाद, बहार तथा जवाहर जो 4 है ये अरहर की किस्में हैं। बताइए इनमें से कौन सा? ये 4 अरहर की किस्में, मतलब दुर्गा, आजाद, बहार तथा जवाहर, ये 4 अरहर की किस्में हैं। अब कूट की सहायता से आपको यहाँ पे सिंपल सा सही आंसर बताना है। बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सीधे याद रखिए, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब आपको यहाँ पे ये आंसर बन रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट इसी तरह याद कर लीजिएगा, अगर हो सके आप एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से इसको हल कर लेंगे। अगला आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? आइए देख लेते हैं कौन सा आपको यहाँ पे सुमेलित नहीं है। जैसे कि प्रश्न संख्या चौथे में बेलाडीला, तो कह रहा है लौह अयस्क के लिए आध्यात्मिक खनिज सीसा, लौह अयस्क समृद्ध भंडार धारवाड़ समूह और गोंडवाना सैल समूह आपका बता रहा है क्या 99% से अधिक क्या कोयला। आप लोग को पता होगा इसमें कुछ नहीं आ रहा होगा, तो आपका चौथा आ रहा होगा कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं उनमें लगभग 99% कोयला पाया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए चौथा आप सबको पता होगा कि वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमें बताना क्या है इनमें कौन सा आपका सही नहीं है। इसमें दूसरा बेलाडीला की खान लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, ये भी आपका सही है। अब दूसरा कह रहा है यहाँ पे आध्यात्मिक खनिज, आध्यात्मिक खनिज में आपका कह रहा है सीसा। तो सीसा तो एक तरीके से देखा जाए तो धात्विक खनिज होती है, सीसा, चांदी, मैग्नीज ये सब धात्विक खनिज होते हैं। यहाँ पे यही आपका ऑप्शन बन जाएगा क्या, तो सही, क्योंकि हमें सही नहीं बताना है ना, तो ये सही नहीं है। इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, मार्क लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। और लौह अयस्क के लिए अगर देखा जाए समृद्ध भंडार और धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने होती है उनमें पाया जाता है, ये भी आपका यहाँ पे सही है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? फिर से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही नहीं है। आइए देख लेते हैं।
जैसे पहला है सिंगरौली रिहन टांडा मेजा उत्तर प्रदेश की कोयला आधारित तापीय परियोजना है। कांटी नवीनगढ़ बरौनी कहलगांव बिहार की कोयला आधारित परियोजना है। दादरी अरोया उत्तर प्रदेश की गैस आधारित परियोजना है। कवास झानोर गंधार गुजरात की कोयला आधारित परियोजना है। अब बताइए इनमें से क्या आपका आंसर बन जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका डी वाला, उसमें कह रहा है कवास और जो झानोर है और गंधार, ये सब बता रहा है आपका गुजरात में पड़ते हैं और ये कोयला आधारित आपके क्या है, तो एक तरीके से परियोजना है। बट ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सब देखा जाए तो गैसीय आधारित आपकी एक तरीके से परियोजना है। तो यहाँ पे यही आपका आंसर बिल्कुल सही जगह, क्योंकि ये कोयला आधारित ना होकर गैसीय आधारित है। कैसी है? तो गैसीय आधारित है। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, गैसीय आधारित है। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे क्या है, तो सही है। देख लेते हैं कौन सा कथन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, तो सही हो रहा है। तो आज पीला कर लेते हैं इसको। हाँ सही है। चलिए तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, सही है। देखिए प्रश्न संख्या 6 की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो जैसे पुनरुत्थापन वन अनुसंधान केंद्र लखनऊ में कह रहा है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान गाजियाबाद में, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान नई दिल्ली में और राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय हैदराबाद में। आपको बताना क्या इनमें से कौन सा आपका क्या है, तो सही है। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे जो पहला है आपका जो कह रहा पुनरुत्थान वन संस्थान केंद्र, ये कहाँ पे बता रहा है आपका, तो ये लखनऊ में बता रहा है। तो क्या ये सही बात है? तो ये लखनऊ में ना पे प्रयागराज में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रयागराज, आप लोग ऐसे नोट करते जाइएगा, प्रयागराज में। ये थोड़ा सा ठंडी है तो हाथ से राइटिंग थोड़ी सी इस तरीके से बनेगी, तो आप लोग मैनेज करिएगा। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे है, तो अगर इसकी बात करें तो ये नोएडा में पड़ता है। नोएडा में अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में है, तो ये आपका नोएडा लिख लीजिएगा। कहाँ पे, तो नोएडा का लीजिएगा, ये नोएडा का लीजिएगा। और अगर देखा जाए केंद्रीय भाषा संस्थान नई दिल्ली में, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। तो यहाँ पे आपका सही वाला ऑप्शन कौन सा हो जाता है, सी हो जाता है। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो कि बता रहा कहाँ पे, तो ये बता रहा आपका हैदराबाद में ना। तो ये हैदराबाद में नहीं है, ये कहाँ पे बताइए, जो एक तरीके से देखा जाए आपका यहाँ पे राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ पे है, राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय हैदराबाद बता रहा है। ये तो नई दिल्ली है। कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। यहाँ पे मुझे एक चीज डाउट लग रहा है, क्योंकि अगर जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सॉरी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान नई दिल्ली, यह भी गलत लग रहा है, क्योंकि ये तो मैसूर में पड़ता है ना, कर्नाटक में, मैसूर में पड़ता है ये, कर्नाटक में। इसको थोड़ा चेक करिएगा, आंसर इसका सी बता रहा है, बट मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि मैसूर मैं जानता हूँ केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान नई दिल्ली में। तो इसको थोड़ा सा आप लोग लगा लीजिएगा। वैसे सबका आंसर मैंने बता दिया है, क्योंकि सब तो गलत ही लग रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए सही तो आपका सी आंसर बता रहा है, पता नहीं कैसे। देख लीजिएगा इसको एक बार, क्योंकि ये जहां तक मुझे लग रहा है मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है प्रधान यमुनोत्तर मध्याह्न रेखा किन देशों से नहीं गुजरती है, किन देशों से नहीं गुजरती ये पूछ रहा है, किन देशों से नहीं गुजरती है, आपको ये बताना है किन देशों से ये नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए इसकी एक ट्रिक थी, मैंने कई बार पढ़ा है, गेम बी फास्ट, गेम बी फास्ट। तो इस तरीके से ये आपका 4 4 8 9 स्टेट 9 कंट्री से ये क्या होती है, तो जाती है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कौन सी 9 कंट्री, इसके लिए थोड़ा सा मैप लाता हूँ मैं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए इसी में कोशिश करते हैं हम लोग देखने की। वैसे मिल तो नहीं रहा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूंगा ताकि आप लोग को आसानी से दिख जाए। देखिए ये दिख जाएगा आप लोग को यहाँ से। तो देखिए ये रही आपकी 0 डिग्री लाइन, ये रही आपकी ये 0 डिग्री लाइन है ग्रीन, ये रही ये 0 डिग्री है, इसको मानेगा 0 डिग्री, मानेगा यही है। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम से जा रही है, फ्रांस से जा रही है, स्पेन से जा रही है, अल्जीरिया से जा रही है, माली से जा रही है, बुर्किना फासो से भी जा रही है, टोगो से जा रही है, इस तरीके से जा रही है ना ये। तो वही सारी गेम भी फास्ट से जा रही थी, लेकिन हमें देखना क्या था यार किससे नहीं जाती है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए स्पेन से जा रही थी, घाना जा रही कि नहीं, घाना से देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। घाना घाना देख से रुकेगा, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा। घाना कहाँ पे है, तो यही 0 डिग्री थी ना, ये रही आपकी 0 डिग्री। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का मतलब ये आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, देखिए मोरक्को से नहीं लगती है, गलती मत करिएगा, माली हो गया, बुर्किना फासो, यहाँ पे तो आपका ये हो गया, ये घाना से भी जा रही है। देखिए घाना ये है ना, घाना से भी जा रही है, ये अगर घाना है तो ये घाना से भी जा रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला तो होगा ना, स्पेन से जा रही है, घाना जा रही है, फ्रांस से जा रही है, माली से जा रही है। दूसरा का यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, टोगो, कनाडा। अब ये तो गलती हो गई ना, कनाडा से कहाँ जाएगी भैया, कनाडा से नहीं जाएगी, तो यहाँ पे सीधे हम लोग इसी को लगा लेते हैं, जो आपका बी वाला ऑप्शन ये बन रहा है, ये आपका आंसर जाएगा कनाडा। वैसे भी ये बहुत आसान था, कनाडा देखिए आसान कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा। यहाँ पे इसको तो हटा देते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो बी आंसर बन जाएगा। बाकी कुछ ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं थी। अगला आपका यहाँ पे है
कि नीचे दिए कथन और कारण है, आइए देख लेते हैं। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र तक घास की प्रकृति के अंतर के साथ पाए जाते हैं। कारण करें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री जो अक्षांश होता है उसके बीच स्थित होते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न, थोड़ा सा टेक्निकल है बट बहुत ही आसान सा प्रश्न, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या बन रहा है। देखिए अगर प्रश्न संख्या हम लोग 8 की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक रफ आइडिया देख लेते हैं पृथ्वी का। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा होती है आपकी 0 डिग्री होती है, और ये 23.5 डिग्री पे आपका जो उत्तर में होती है इसको कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिण में इसको मकर रेखा कहते हैं। ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। अगर आप लोग घास के मैदान पढ़े होंगे तो कुछ घास के मैदान एक तरीके से कैसे होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय होते हैं, कुछ उष्णकटिबंधीय होते हैं, कुछ आपके पोल के साइड पाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए पहला स्टेटमेंट, तो घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेके, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र मतलब यहाँ से लेके आपका यहाँ से लेके कह रहा है लेकर ध्रुवीय क्षेत्र तक घास की प्रकृति के अंतर के साथ पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ आपको सवाना मिलेगी, फिर इधर जाके टेम्परेट मिलेंगे, तो इस तरीके से अलग अलग मिलती है ना, अलग अलग नाम भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद होगा। जैसे अफ्रीका में वेल्ड होती है, अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होती है, फिर इधर सवाना हो जाती है। इस तरीके से देखा जाए तो पहला कथन तो मतलब स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है, स्टेटमेंट आपका यहाँ पे देखा जाए तो सही हो रहा है। कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश व के उत्तर दक्षिण लगभग इतने डिग्री तक पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वही तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो ये भी सही है, कारण भी आपका सही है। बट ये देखिए व्याख्या सही कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए कथन कारण दोनों सही, बट व्याख्या नहीं कर पा रहा। इसको ये बताना चाहिए किस कारण पाया जाता है ना, तो ये तो केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 9वां, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदियों का सही अवरोही क्रम क्या है। यहाँ पे अवरोही क्रम बताना आपको क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा। तो प्रश्न संख्या अगर 9वें की बात करें तो 9वें का आंसर आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्या बन रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 9वें की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखा जाए सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है, तो नील। आप सबको पता है कि नील विश्व की सबसे क्या है, तो लंबी नदी है, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद अमेजन है, फिर अमेजन है आपका, और फिर जियांग और मिसिसिपी, कुछ मिला सब नहीं भी आ रहा होगा आपको, तो नील पता है, नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील के बाद अगर हम लोग देखें तो अमेजन आती है, कौन आती है, अमेजन आती है। तो 2 ऑप्शन से ही बन जाए, मतलब 2 नदियों से बन जा रहा है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या किसके लिए, तो 9वें के लिए आपका सही हो जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आज का यहाँ पे है कि आयला स्थानीय पवन का संबंध किस देश से है। यहाँ पे कह रहा है आयला स्थानीय पवन का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस से। फ्रांस बोले तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे फ्रांस से संबंधित है ये आपकी जो पवन है। और ये कैसी पवन है, एक गर्म पवन है, गर्म आपका ये पवन है, इसको याद रखिएगा। और इसी तरह अगर हम लोग देखें तो मिस्टर भी स्पेन और फ्रांस में चलती है, ये ठंडी स्थानीय पवन है, इसको भी याद रखिएगा। और लीबिया में एक पवन चलती है जिसका नाम क्या है, तो एक तरीके से गिबली नाम है, बहुत पूछता है ये, गिबली नाम है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, गिबली बहुत बार पूछा इसलिए बता रहा हूँ, गिबली, ये गिबली पवन है, कहाँ पे चलती है, तो लीबिया में चलती है। और अगर आप लोग देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, ईरान है ना, ईरान में क्या चलती है, तो ईरान में आप लोगों को पता होगा सामुन चलती है ना, सामुन, ये सब पूछा गया प्रश्न है, सामुन, ईरान में सामुन चलती है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और ये गर्म स्थानीय पवन है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक और है लेवेंटर, जो कि स्पेन में चलती है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जैसे मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके सत्य है। देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट सत्य हो रहे हैं। ये आपका इकोनॉमी का प्रश्न है, एक तरीके से बेसिक इकोनॉमी है, आप लोग आसानी से इसको कर ले जाएंगे। बताइए 11 का आपका सही आंसर क्या बन रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 11 की बात करें, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। जैसे जो चीज हमको 10 रुपए की मिलती रहती है, अगर महंगाई हो जाती है तो क्या होता है, इसी 10 रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। मान लीजिए 10 रुपए का 1 किलो आलू मिल रहा था, 1 किलो आलू मिल रहा था, अब महंगाई आ गई, मान लीजिए 15 रुपए किलो हो गया, तो ये 10 रुपए की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई ना, क्योंकि अब 10 रुपए में नहीं मिल पाएगा, 10 रुपए में आलू हमें कम मिलेगा। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। और मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये बात आपकी सही है। तो इस तरीके से देखा जाए दोनों स्टेटमेंट जब सही हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाता है, सी ऑप्शन आपको यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पीएम प्रणाम योजना संबंधित है। अब आइए देखते हैं 12 का आंसर क्या बन रहा है। तो देखिए पीएम प्रणाम योजना
का अगर संबंध देखा जाए तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध आपका यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से, मतलब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा आप लोग ए ऑप्शन यहाँ से लगा लीजिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है। देखिए बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज इकोनॉमी की बात करें तो क्या होता है, जिसमें आयात ना होता हो ना निर्यात होता हो, तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन बनना चाहिए ना। तो प्रश्न संख्या 13 के लिए क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ना तो निर्यात हो रहा है ना तो ही आयात हो रहा है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगे, तो ये रहे आपके शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश या फिर प्रशिक्षण। बताइए कोड की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है। बताइए कौन सा सही उत्तर बन रहा है यहाँ पे। देखिए प्रश्न संख्या अगर हम लोग बात करें 14 का, तो 14 का आपका सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर 14 का सही आंसर अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कि कौन सी मानव पूंजी, मतलब मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट प्रभाव डालती है, तो शिक्षा में निवेश डालती है, स्वास्थ्य में निवेश और प्रशिक्षण, मतलब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सोचिए को सोचिए तो उसे सुमेल करना है। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन तीसरा मंडल तो सबको आता है कि विश्वामित्र जी ने लिखा है, तो इस तरीके से इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र। तो हम लोग अगर बात करें प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे है 15, तो 15 में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो 15 में सबसे पहले हम लोग तीसरा मंडल विश्वामित्र से मिला देते हैं। देखिए आंसर मिल रहा है कि नहीं, तो ए पे 4 एक ही ऑप्शन में, तो आइए सिंपल सा आंसर आ गया, ये आप लोग लगा सकते हैं। और ये लगभग 90% बच्चों को आ रहा होगा कि तीसरा मंडल किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखा है। इस तरीके से बाकी आप लोग सब सुमेल कर लीजिएगा। बी पे आपका क्या हो गया, तो बी पे आपका 3 हो गया, और सी पे क्या हो गया, सी पे 2 हो गया, और बचा जो डी है डी पे आपका 1 हो गया। तो इस तरीके से इसको भी याद रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे प्रभावशीली तीर्थ स्थल का संबंध किस जैन तीर्थकर से है। प्रश्न संख्या 16 का आंसर आपका क्या बनेगा, बताइए। तो 16 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा बी आपका ऑप्शन यहाँ पे पदम प्रभ, ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न आज का क्या बन रहा है। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, तो बी बता रहा है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अगला प्रश्न आज का 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। आपको बताना है कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो सही है। आइए देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। जैसे शक संवत को कृत संवत तथा मालवा संवत भी कहते हैं। कनिष्क के सानात अभिलेख की तिथि 71 ईस्वी है। कनिष्क के रबतक अभिलेख में साकेत, कौशंबी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा नगरों का उल्लेख है। रबतक अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त है। बताइए 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर अगर देखा जाए ना, आपका सी वाला बिल्कुल सही है। सी लगाइएगा, सी आपके यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है काला पैगोडा, कोडाक का जो सूर्य मंदिर है, श्वेत पैगोडा जगन्नाथ मंदिर, सप्त पैगोडा मामल्लपुरम और सोर टेम्पल आपका कर्नाटक। इनमें बताना क्या कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्रश्न संख्या जो 18 है, अगर इसको हम लोग देखें तो जो सोर टेम्पल है ना, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए सोर टेम्पल अर्थात सोर मंदिर की बात करें तो ये कर्नाटक में बता रहा था, ये कर्नाटक में नहीं है। कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे ये, तो ये तमिलनाडु में। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर यही डी बन जाएगा। डी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। फिर से बताना कौन सा पेयर आपका सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं कौन सा पेयर आपका सुमेलित नहीं है। तो दीवाने आमिर को ही अलाउद्दीन खिलजी, आपका यही गलत हो गया, क्योंकि दीवाने आमिर को ही आप सबको पता है। ये भी लगभग 90% जो स्टूडेंट हैं उनको पता हुआ यह प्रश्न, क्योंकि ये एमबीटी ने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्टार्ट किया था। दरअसल एक कृषि विभाग हुआ करता था। तो इस तरीके से आपका सिंपल सा आंसर ए बन जाएगा, यहाँ पे ए बन जाएगा। और मैं बता रहा हूँ ऐसे प्रश्न अगर आपसे गलती हो रहे तो मतलब आप बहुत ही एक तरीके से जो आपका फेल हो रहा है, फेल के कगार पे है, क्योंकि ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सबको आ रहा होगा। अगला आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 आस एवं सिंह आस प्रथा जहांगीर ने चलाई। 2 आस प्रथा में मनसबदारों को सवार पद की 3 गुने घोड़े रखने होते थे। आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बताइए इनमें से कौन सा आपका प्रश्न संख्या 20 के लिए सही उत्तर हो रहा है। बताइए 20 के लिए आपका कौन सा सही उत्तर यहाँ पे हो रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहले स्टेटमेंट की, तो 2 आस एवं सिंह आस प्रथा जो थी ये जहांगीर ने स्टार्ट की थी। तो ये बात तो बिल्कुल आपकी यहाँ पे क्या हो जा रही है, सही हो जा रही है। ये प्रथा जहांगीर ने स्टार्ट की थी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या होता था, तो बिना जात पद पढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। 2 आस प्रथा में जो मनसबदार होते थे वो अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखते थे। कितने, 2 गुने घोड़े रखते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 गुना दे रहा है, तो ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। तो हमको सही बताना था, केवल एक आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जा रहा है। अगला आपका यहाँ पे जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं हम लोग। 21वां प्रश्न आपका 21वां कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किसका मूल नाम लक्ष्मण देव
लक्ष्मण देव था। बताइए किसका मूल नाम लक्ष्मण देव था। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर आपका क्या बन जाएगा। तो 21 का आंसर आपका बंदा बहादुर का मूल नाम अगर देखा जाए तो लक्ष्मण देव, या फिर इस तरीके से लक्ष्मण देव पढ़ता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बंदा बहादुर। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, और आपको बता दूं कि इन्हें जो बंदा बहादुर नाम था ये किसने दिया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें दिया था। अगला आपका है, वहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कूट की सहायता से कौन सा आपका सही उत्तर बन रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा आपका सही उत्तर बन रहा है प्रश्न संख्या 22 के लिए। देखिए 22 में अगर हम लोग देखें, जो प्रश्न संख्या 22 है, इसमें कह रहा है वहाबी आंदोलन के कारण राजद्रोही लेखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी समय भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में धारा 124 का जोड़ दिया गया। आप सबको पता अभी भी ये धारा एक तरीके से देखी जाती है। धारा 124 ए के तहत राजद्रोहियों को आजीवन निरासन तथा जुर्माने का दंड दिया जा सकता था। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपका डी ऑप्शन बनना चाहिए, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में मुंबई में हुई थी। AISPC के 5वें अधिवेशन जो कि 1936 में पहली बार कृषि संबंधित मांगों पर प्रतिपादित किया था। आपको बताना है कूट की सहायता से फिर से सही उत्तर कौन सा हो रहा है। तो बताइए कौन सा आपका सही उत्तर हो जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 23 की अगर हम लोग बात करें, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में होती है। कहाँ पे, तो मुंबई में होती है। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करें इसका जो 5वां अधिवेशन होता है 1936 में, इसमें पहली बार कृषि संबंधित मांगों को प्रतिपादित किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। जब दोनों सही है तो आप लोग सी आंसर लगा सकते हैं। सी आंसर आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। आज का 24वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया। इसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन किया था। आपको फिर से सही उत्तर बताना है, कौन सा आपका सही उत्तर हो रहा है बताइए। तो प्रश्न संख्या 24 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 24 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, संपत्ति आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया, ये बात बिल्कुल सही हो रही है। और इसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 आपका यहाँ पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, तो गलत है। क्यों गलत है, तो थोड़ा सा इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन का विरोध किया था, ना कि समर्थन किया था। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बाजरा किस माह में बोया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में बाजरा की बात कर रहा है, किस माह में बोया जाता है। तो अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो ये प्रश्न आप लोग आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में ही जो बाजरा की खेती है वो अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा सा अलग हो जाती है। जैसे अगर देखा जाए ना, तो बेसिकली इसका आंसर आपका मई जुलाई होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से जो आपके मवेशी होते हैं उनके चारे के रूप में प्रयोग होता है। तो मई में बोई जाती है, जब खेत थोड़ा सा खा लेता है जुलाई में काट लिया जाता है, फिर से इसमें धान रोप दिया जाता है। तो यही आंसर होगा आपका डी वाला, मई से जुलाई। मई से जुलाई आपका प्रश्न संख्या 25 के लिए आंसर बन जाएगा। अगला है, निम्न युगों पर में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ मेला उत्सव है और एक तरीके से उनके स्थान है। तो प्रश्न संख्या 26 का अगर हम लोग आंसर देखें, यहाँ पे कह रहा है कबीर मेला। तो कबीर मेला मगहर अर्थात संत कबीर नगर में लगता है, ये तो सही लग रहा है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, ये भी आपका सही है। ढाई घाट का मेला बलरामपुर में बता रहा है। देखिए ढाई घाट का मेला बलरामपुर में ना लग के शाहजहांपुर में लगता है। कहाँ पे, शाहजहांपुर में लगता है। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, शाहजहांपुर में ये मेला लगता है। और अगर हम लोग बात करें, बलरामपुर में एक मेला लगता है, बहुत चर्चित होता है, जिसका नाम क्या है, तो देवी पाटन का मेला। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है। तो इस तरीके से आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। अगला है, ताज बेगम किसकी परम भक्ति भक्त थी। ताज बेगम किसकी परम भक्त थी, आपको सिंपल सही है बताना है। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो श्री कृष्ण जी की, अर्थात आपका ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो ये तो एक तरीके से जो पहला चैप्टर आपका इंडियन ज्योग्राफी का होता है वहां से प्रश्न है, आप लोग आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेंगे कि किस देश की सीमा, यहाँ पे पूछ रहा है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी मैप के बारे में अवेयर होंगे तो आप लोग ये प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये पूरा पोर्शन एक तरीके से बांग्लादेश हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, जिसको मैंने एक ट्रिक से याद किया, नमामि। आप लोगों को भी कई बार बताया नमामि। तो नमामि में ये 3 स्टेट आते हैं, मतलब 3 स्टेट इधर आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश हटा दीजिए, फिर आपका यहाँ पे नागालैंड, फिर आपका यहाँ पे
आता है क्या, मणिपुर, मिजोरम आता है। तो ये 3 ऊपर पड़ जाएंगे। तो इसमें से अगर देखा जाए, अगर हम लोग इस हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे मेघालय यहाँ पे लग जाता है, त्रिपुरा तीनों से लगा हुआ है बांग्लादेश से। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर आपका नहीं लग सकता। मिजोरम यहाँ पे नीचे तो थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन मणिपुर नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर हो जा रहा है। तो मणिपुर आपका ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा, मणिपुर। मणिपुर आपका 28 के लिए क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं आज का 29वां प्रश्न आज का क्या कह रहा है। देखिए 29वां प्रश्न की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण उत्तर की ओर अभी बढ़ते क्रम में, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति के अनुक्रम में हमें दर्शाना है। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। इसमें सिंपल सा आप लोग एक चीज पकड़िएगा, कैसे, देखिए अगर आप लोग भारत की मैप को एक तरीके से देखेंगे, ये मान लीजिए प्यारा भारत का मैप हो गया इस तरीके से। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ऊपर से आइए, पहले उत्तर से आइए, तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो आप लोग ऊपर से आएंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर इस तरीके से पड़ता है, फिर पीर पंजाल पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे नॉर्थ में पीर पंजाल होना चाहिए, लेकिन हम लोग दक्षिण से जा रहे हैं तो दक्षिण वाला भी देख ले। तो इनमें सतमाला जो है एमपी में पड़ेगा, सॉरी महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो ये महाराष्ट्र का मान लीजिए सतमाला हो गया, और ये सबसे ऊपर पीर पंजाल हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये सतमाला, ये पीर पंजाल। तो अगर हम लोग को जाना किधर, दक्षिण से उत्तर, तो सबसे दक्षिण में सतमाला देखते हैं। पहले ऑप्शन में हम लोग सतमाला देखते हैं, तो सतमाला आपका 1 में है, तो सतमाला 1 हो गया। और सबसे लास्ट में आपका पीर पंजाल आना चाहिए, तो बी में है। ये है ना आपका, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बी लगाइएगा, बाकी बीच की देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न संख्या किसके लिए, तो आपका ये प्रश्न संख्या था 29 के लिए सही हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। यहाँ पे देखिए मूल निवासी नहीं बता रहा है। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए क्या बन जाएगा, देखिए हालचू, ओंजो, रेगमा और शैम्पेन। तो रेगमा कहाँ से हो जाएगा, रेगमा अगर बात करें यहाँ पे, ये तो नागा जनजाति है, नागा जनजाति जो कि नागालैंड हो गया, असम हो गया, इस क्षेत्र की मूल जनजातियों में आती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी आसान सा प्रश्न है, आप लोग आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, क्या नहीं है, तो लैगून नहीं है, बताइए, मतलब लैगून झील नहीं है। यहाँ पे सिंपल से आपको ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 31 में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो कह रहा है अष्टमुंडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील। बताइए प्रश्न संख्या जो आपका 31, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दरअसल लैगून झील क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए क्या होता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम मैप के थ्रू समझा देंगे। ज्योग्राफी आती थोड़ा सा मन करता है बता दे, तो ये चीजें हो जाती हैं। ये आपका भारत का मैप हो गया, एक तरीके से समझिएगा, ये आपका प्यारा भारत का मैप हो गया। अब ये क्या होता है, जब मान लीजिए समुद्र है, तो ये समुद्र पूरा है, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी इस तरह रेत इकट्ठा हो जाती है, तो ये थोड़ा सा पोर्शन से अलग हो जाता है, और यहाँ पानी इस तरह से भर जाता है, तो ये आपका क्या बन जाती है, झील बन जाती है। इसी झील को हम लोग लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन से इनमें से लैगून झील नहीं है। अष्टमुंडी एक लैगून झील है, आप सबको पता है केरल में पड़ती है, और ये लैगून झील है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और इस तरीके से देखा जाए चिल्का भी एक लैगून झील है। हाँ, पेरियार झील एक लैगून झील नहीं है। पेरियार झील एक लैगून झील ना के, पेरियार जो है ना एक नदी है, उसके जलप्रपात के द्वारा एक तरीके से बनी गई है। तो इस तरीके से देखा जाए ये नहीं हो सकता आपका सी आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। चलिए तो 31 का आपका सी हो गया। 32 है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में नमो 108 नाम से अनावरण किया गया है। तो 32 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, तो 32 का आंसर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आपका क्या बन जाएगा, तो बताइए। तो 32 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये किस में बताना है ना आपको, तो ये हो जाएगी एक तरीके से कमल की, किसकी, तो कमल की किस्म है ये आपका। यहाँ पे ए ऑप्शन लगाइए, कमल की किस्म है, कमल की। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। 32 हो गया। हम लोग देखते हैं आज का 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो प्रश्न संख्या 33 का अगर सही जवाब देखें तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो कैटलिन कारिको को भी अड्डू विशमैन, ए और बी दोनों बनेगा यहाँ पे। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना सिंपल सा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या अगर 34 की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो जैसा कि प्रश्न में आप लोग कोलकाता हुगली क्षेत्र को टीटागढ़ कह रहा है, छोटा नागपुर क्षेत्र को शिवकाशी कह रहा है, मुंबई पुणे क्षेत्र को अंबरनाथ कह रहा है, और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र को भरूच कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 34 में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी बता रही है, गलत है। देखिए शिवकाशी की बात करें औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका कहाँ का, तो बेंगलुरु और तमिलनाडु के
क्षेत्र को हम लोग शिवकाशी कहते हैं, ना कि छोटा नागपुर क्षेत्र को। तो इस तरीके से आपका यही ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी वाला। अगला आपका है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। ये फैक्चुअल सा प्रश्न है, तो इसका आंसर सीधे हम लोग लगा लेते हैं, कहाँ पे हो जाएगा। तो 35 का आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा मैसूर में। कहाँ पे, तो मैसूर में है, मैसूर आपका आंसर हो जाएगा। और बात करें तो ये 1950 में बना था, 1950 में इसकी स्थापना होती है, ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न आज का क्या कह रहा है कि कोस्टेपा नहर का संबंध किस देश से है। तो अगर देखा जाए कोस्टेपा नहर का संबंध तो ये अफगानिस्तान से। किससे, अफगानिस्तान से। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, अफगानिस्तान से। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, अफगानिस्तान से है। चलिए अगला है आपका, हाल ही में किसके द्वारा सुस्वागतम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये प्रश्न काफी चर्चे में था और करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला आपका है कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर देखा जाए तो 1/3 आपका एटमॉस्फेरिक से क्रम, मतलब जो कम पर, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखा जाए तो आपका ए ऑप्शन बनेगा। 8वीं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो सही है। तो आइए देख लेते हैं कौन से कथन आपके 8वीं जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप है। तो प्रश्न संख्या जो आपके यहाँ पे 39 है, इसमें कह रहा है फाइनल मैच दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ, भारत ने ईरान को हराकर 8वीं बार जीत का खिताब हासिल किया। तो प्रश्न संख्या 39 में देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बन जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन 39 के लिए हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। यहाँ पे जो डेल बर्जिया जाति है इसका संबंध किससे, आपको सिंपल सा ये बताना है। तो प्रश्न संख्या अगर 40 की बात करें तो डेल बर्जिया एक बड़ा समूह है जिसमें 100 से 600 जातियां होती हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जातियां जैसे शीशम हो गई, किंगवुड हो गई, आपका मणिबूस हो गई, ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपका शीशम होना चाहिए ऑप्शन, तो आपका डी वाला ऑप्शन बन जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 40 के बाद हम लोग 41 देख लेते हैं। 41 क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला आपका क्या है यहाँ पे, तो देश है। केसर उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कह सकते हैं, कौन सा है। तो ये फैक्चुअल सा प्रश्न ईरान आपका ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, ईरान आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 41 के लिए। अगला प्रश्न आज का 42वां है, कह रहा है यूरोप में जो राइन नदी है, यूरोप पे जो राइन नदी है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से कथन सही है। जैसे कि पहला कथन है कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। आपको सही उत्तर का चयन करना, बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न संख्या किसके लिए, तो 42 के लिए। देखिए प्रश्न संख्या अगर 42 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो राइन नदी जो है ये आपका उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि जो आपका पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी है उसकी औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। तो यहाँ पे उत्तरी जर्मनी मत करिएगा, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा इसको, तो आपका जो पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी है उसकी औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। तो ये आपका गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और नीदरलैंड का जो रॉटरडैम एक तरीके से बंदरगाह है वो राइन और एक तरीके से मास डेल्टा पर क्या है, तो स्थित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे दूसरा सही बन जा रहा है, दूसरा सही बन जा रहा है और पहला गलत है। और हमें सही बताना, तो 42 का आंसर आपका बी बन जाएगा। तो बी आपका आंसर यहाँ पे हो गया, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, तो बिल्कुल सही हो गया। तो 42 हो गया। और लोग देखते हैं 43 कह रहा है समृद्धि की सीमा, लिमिट टू ग्रोथ होती है ना, यही समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो क्लब ऑफ रोम हो जाएगा इसका आंसर। क्लब ऑफ रोम क्या हो जाएगा, तो क्लब ऑफ रोम इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लब ऑफ रोम इसका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए प्रश्न संख्या 43 को। अगला आपका प्रश्न संख्या 44 है, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ये प्रश्न तो आप सबको रटा होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आई होप कि आप लोग नोबेल पुरस्कार किसको मिला है तो वो याद भी किए होंगे। तो देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। देखिए ये तो गलत हो गया ना, नोबेल पुरस्कार जो साहित्य का है उनका नाम है जॉन फोशे, जॉन फोशो के मिला है। तो इस तरीके से ये पहला आपका गलत हो जाता है, पहला आपका गलत हो जाता है। और अगर देखा जाए तो 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये नरगिस मोहम्मदी को मिला, ये ईरान से शायद बिलोंग करती हैं। वहां पे इन्होंने महिलाओं के ऊपर काफी एक तरीके से जागरूक करने के लिए बात की थी। तो इस तरीके से देखा जाए
तो आपका यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि शांति का पुरस्कार किसको मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिन गोल्डिया को मिला है। इसको मैंने किस तरीके याद किया, तो गोल्डिया, गोल्ड आ रहा है ना, तो गोल्ड अर्थव्यवस्था में आता है, तो गोल्डिया इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्लाउडी गोल्डिया, ये गोल्ड मतलब आपका एक तरीके से पैसे की बात हो रही है, पैसे की बात इकोनॉमी में होती है, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। और हमें बताना था कौन सा सही है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, बताना कौन सा सही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका 3 सही है, तो केवल 3 आप ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। हो गया ना, तो 44 का ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, तो केवल 3 आपका आंसर यहाँ से हो गया। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 45 देखते हैं, क्योंकि 44 तक हो गया। 45वां हम लोग प्रश्न देखते हैं। 45वां कह रहा है, भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड़ियन जो आपका वल्गुल होता है, जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, से क्या मतलब निम्नलिखित से क्या है, तो चमगादड़ है, ये आपका चमगादड़, ये फैक्चुअल सा प्रश्न चमगादड़ है। 45 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 46 देख लेते हैं। यदि किसी महासागर का पादप पलवक, मतलब जो आपका एक तरीके से पादप पलवक है, किसी कारण से पूर्णतः क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाए, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये थोड़ा सा दिमाग वाला प्रश्न है। जैसे कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भैया, ये आपका बिल्कुल पड़ेगा। इसके बाद कह रहा है कि महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, ये कोई बात नहीं होती। यहाँ पे 1 और 2 तो बिल्कुल सही है, 1 और 2 आपको यहाँ पे इस पे प्रभाव पड़ेगा, तीसरा का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 1 और 2 लगा सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आपका बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो प्रश्न संख्या जो 47 है, इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ये करता है आपका विश्व बैंक। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित आपके यहाँ पे नहीं है, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 48 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए दक्षिण पश्चिमी घाट। तो सिंपल से इसको मैप के थ्रू बताऊंगा, ताकि आप लोग इसको गलत ना करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको हम लोग मैप के थ्रू समझ लेंगे। ये अपने प्यारा भारत का मैप हो गया, ये हो गया पश्चिमी घाट, क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। अब ये कह रहा है दक्षिण पश्चिमी घाट, तो ये दक्षिण पश्चिमी घाट, ये मान लीजिए दक्षिण पश्चिमी घाट, ये मान लीजिए कलर थोड़ा सा यहाँ पे ये ले ले रहा हूँ, ये दक्षिण पश्चिमी घाट हो गया, ये वाला समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है आर्द्रवन, तो ऑब्वियस बात है वर्षा ज्यादा होती है, आर्द्रवन मिलेंगे, ये सही हो गया। तराई दुआर, दुआर किधर जाता है, देखिए दून दुआर होता है, तो दुआर आपका पूरब की साइड जाता है, तो इधर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है चौड़ी पत्ती वाले वन, तो मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। कच्छ का रण, तो कच्छ का रण यहाँ पे हो जाएगा घास के प्रदेश कह रहा है, तो ये सही है। अब यहाँ पे कह रहा है पूर्वी दक्कन पठार, तो इस तरीके से आप लोग दक्कन का पठार देखे होंगे, ये दक्कन का पठार देखे होंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा इधर है, तो इधर ये पूरा दक्कन का एक तरीके से ये है पच, लेकिन दक्कन का पठार थोड़ा सा यहाँ पे महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये थोड़ा सा लगा हुआ है, तो इस तरीके से मान लीजिए दक्कन का पठार है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इसका पूर्वी दक्कन पठार आर्द्रवन, अब ये बताइए कैसे पड़ेगा। देखिए पूर्वी जो दक्कन का क्षेत्र है ना, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अवरोधक का काम कर देता है, अवरोधक का काम कर देता है, इस तरीके से ये वर्षा, वैसे यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां है ना, तो यहाँ पे आपका ये अवरोधक का काम करता है, इस साइड आपकी मानसून जा ही नहीं पाती है, तो यहाँ पे सूखा पड़ जाता है। जब सूखा है, नमी नहीं है, तो आर्द्रवन कैसे मिलेगा, आर्द्रवन नहीं मिल सकता ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 1 नंबर पर आ जाएंगे। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर अगर आप ये देखें तो आपका बन जाएगा डी वाला, पूर्वी दक्कन पठार आपका आर्द्रवन नहीं है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आंसर सही कर सकते थे, अगर गलत करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या भैया, तो सही है। देख लेते हैं कौन से कथन आपके यहाँ पे सही है। जैसे प्रश्न संख्या 49 की बात करें, अगर हम लोग 49 देख लेते हैं, तो कह रहा है यहाँ पे आपका यहाँ पे हाँ कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश में, वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब बताइए क्या ये बात सही लग रही है आप लोगों को। तो प्रश्न संख्या 49 में देखा जाए दोनों कथन बिल्कुल सही है, ये तो फैक्चुअल चीजें आप लोग को पता भी होंगी। देखिए अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, जो नेशनल पार्क होता है, इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क है। और वहीं अगर जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं इनकी बात करें तो अंडमान निकोबार में लगभग 97 है। तो इस तरीके से दोनों कथन सही है, बस ये आंसर लगाइएगा आप लोग, सी आंसर आपको यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। अगला है निम्नलिखित आरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। जैसे बांदीपुर है, भितरकनिका है, मानस है, सुंदरवन है। आपको बताना क्या यहाँ पे कौन से आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए टाइगर रिजर्व में, आपको ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 50 में हम लोग देखते हैं कौन से आपके क्या है यहाँ पे, तो टाइगर रिजर्व में। इसमें सिंपल हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। देखिए बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर आपका टाइगर रिजर्व में आता है, मानस भी आता है और सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन जो है ये भी आता है। तो ये 3 तो आते हैं। भितरकनिका की बात करें ना, तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है एक तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे
जो टाइगर रिजर्व वो नहीं होता है। तो 1 3 4 होना चाहिए। 1 3 4 आपका बी ऑप्शन दिया भी है, आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला। बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। मतलब मान लीजिए समान स्थितियां, उसी समय वातावरण में कौन गैस एक तरीके से जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, मतलब सी हो जाएगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम लोग। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना, कोई भी चीज अगर अच्छे से जलती नहीं है तो वहां से ये निकलती है। इन कंप्लीट कंबशन से ये निकलती है, मतलब अर्ध जल, मतलब अच्छे से नहीं जल रही है तो ये आपकी सीओ निकलती है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। दरअसल ये गैस की खासियत क्या होती है, तो ये गैस जो होती है ना, आपका जो एक तरीके से ब्लड होता है उसमें रिएक्शन बहुत तेज करती है हीमोग्लोबिन से। जैसे ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा तेज ये रिएक्शन करती है। अब क्या करती है, रिएक्शन करके जो ब्लड होता है एक तरीके से जो ऑक्सीजन होती है उसकी वहां पे आपूर्ति उसको रोक देती है। अब ऑक्सीजन नहीं जा पाती तो आदमी की दम घुट के मौत हो जाती है, इसलिए इसको दम घुटकू गैस भी कहते हैं। दम घुटकू गैस भी इसको कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड सोच रहे होंगे, लेकिन ये कह रहा है सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस। तो सामान्य स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, अगर एक तरीके से देखा जाए तो क्या ये एक तरीके से प्रदूषण उत्पन्न कर रही है, उतना नहीं करती है ना, जब इसकी मात्रा बढ़ती तब करती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही थोड़ी सी बढ़ी, मतलब की मात्रा आई इसकी, तो ये आपके ऊपर इफेक्ट डालने लगती है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा उपयोग का प्राय कारक है। अगर देखा जाए नाभिकीय ऊर्जा अगर आप प्रयोग करें उसका क्या कारक हो सकता है, मतलब इनमें से देखा जाए तो 52 में आपका आंसर क्या बनेगा। देखिए प्रश्न संख्या 52 की बात करें तो 52 का अगर हम लोग सही जवाब देखना चाहें तो यहाँ पे बन जाएगा आपका उष्मीय प्रदूषण होगा, क्योंकि उसमें बहुत निकलती है ना, तो उष्मीय प्रदूषण होगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया। उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताने में से कौन सा कथन आपका सत्य है। यहाँ पे असत्य कथन बताना है, मार्क लगा दिया, आप लोग आसानी से बताइए। जैसे पहला है, उन्हें वर्ष 1971 में रमन मैग्से अवार्ड तथा वर्ष 2007 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। कह रहा है उन्हें वर्ष 1967 में पद्मश्री, वर्ष 1972 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2004 से 6 तक वह राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 2007 से 13 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। प्रश्न संख्या 53 का आंसर क्या बनेगा, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या बन रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 53 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक ऑप्शन आपका यहाँ पे जो पहला है, उन्हें वर्ष 1971 में रेमन मैग्से अवार्ड तथा वर्ष 2007 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया, ये बात आपकी यहाँ पे गलत है। ये बात आपकी यहाँ पे गलत है, क्योंकि अगर बात करें प्रसिद्ध जो कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर स्वामीनाथन जी की बात करें तो वर्ष 1971 में इन्हें रमन मैग्से अवार्ड तथा वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य जो एक तरीके से पुरस्कार होता है वो दिया गया था। यहाँ पे 2007 कर दिया है ना, तो 1987 होना चाहिए था, 1987 होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है और हमें असत्य बताना, तो यही आपका आंसर हो गया। बाकी 3 आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर इस बार आपके एग्जाम में आएगा यहाँ से प्रश्न तो इसी के आसपास आएगा, जो स्टेटमेंट बनाया ना इसी के आसपास आ जाएगा। इस तरह याद रखिएगा, वर्ष 2007 से 13 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। और 2004 से 6 तक वो राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। ये तीनों स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है, 1 सितंबर 2023 को किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जया वर्मा सिन्हा जी हो जाएंगे इनका आंसर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा आपका 54 का सी आंसर हो जाएगा। तो 54 हो गया। चलिए 55 देख लेते हैं। 55 क्या कह रहा है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है। तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर होगा इक्रोनिया। इक्रोनिया आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या किसके लिए, तो 55 के लिए। देखिए अगर बात करें यहाँ पे इक्रोनिया जो होती है ना, इसको जलकुंभी कहते हैं। अगर यहाँ पे जलकुंभी देता तो आप लोग आसानी से टिक मार देते हैं, लेकिन नाम ये भी जानना जरूरी है। जलकुंभी एक स्वतंत्र एक प्लावक पदार्थ है, इसमें जाइलम अल्प विकसित होता है और ये विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो आपका 56 है, निम्नलिखित में से कथक नृत्य घराना कौन सा नहीं है। कथक नृत्य आपका घराना नहीं है, ये बताना है। तो प्रश्न संख्या अगर हम लोग बात करें 56, तो 56 का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो 56 का आंसर यहाँ पे देखा जाए तो रायपुर घराना। कौन सा, रायपुर घराना। रायपुर घराना आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही नहीं है।
देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 57 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 है, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2020 से 30 है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 है और उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 है। प्रश्न संख्या 57 का आंसर आपका क्या बनेगा? देखिए इसका आंसर बन जाएगा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2020 से 30 बता रहा है, ये आपका गलत है क्योंकि 2020 से 30 ना होकर 2020 से आपका 25 है। तो इस तरीके से आपका बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन या फिर प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कूट आपको यहाँ पे सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। जैसे आपका महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका श्रावस्ती बता रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये प्रयागराज बता रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय आपका लखनऊ बता रहा है और आपका मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ बता रहा है। इसमें से दो तो आप लोग को 100% पता होगा, दो आपको 100% पता होगा। कैसे? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में, ये तो 100% पता है, और मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ, ये दो पता है। अब दो में आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहले पहला देखते हैं, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये बता रहा कहाँ पे? तो श्रावस्ती बता रहा है। तो ये श्रावस्ती में, तो अगर हम लोग बात करें ये श्रावस्ती में नहीं है, ये कहाँ पे? तो कुशीनगर में ना, ये कुशीनगर में, ये तो आपको पता होगा। तो कुशीनगर में, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे यही सही हो जाएगा। कुशीनगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, श्रावस्ती काट के कुशीनगर लिख देता हूँ, कुशीनगर। तो इस तरीके से आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पंछियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसे घाना पंछी अभयारण्य भी कहते हैं, यह गंभीर तथा बाण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या बन जाएगा? आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 59 की अगर हम लोग बात करें तो इसे पंछियों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी पंछियां एक तरीके से आती हैं, और इसे घाना पंछी अभयारण्य भी कहते हैं, ये तो सबको पता होगा। ये गंभीर तथा बाण गंगा, यहाँ पे बाण गंगा गंभीर नहीं पे बाण गंगा तो याद होगा, तो बाण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। इस तरीके से आपका सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो बताइए 60 का आंसर आपका क्या बन जाएगा? देखिए भारत में अगर प्रवाल भित्तियों की बात करें ना तो 4 क्षेत्र मुक्त आते हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, कच्छ की खाड़ी आती है, मन्नार की खाड़ी आती है और आपका लक्षद्वीप आता है। गलती से भी खंबात की खाड़ी मत लगाइएगा, खंबात की खाड़ी में आपका प्रवाल नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो 60 का ऑप्शन अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो आपका सी बन जाएगा, ऊपर में से सभी। इस तरीके से आपका सी ऑप्शन हो गया। कह रहा बांध सम्मेलन किससे संबंधित है? आइए प्रश्न संख्या 61 की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बांध सम्मेलन की बात करें तो दरअसल ये है किससे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब क्या बनेगा? तो जो आपकी प्रवासी पक्षियों से ना, प्रवासी पक्षियों से संबंधित है, आपके यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। 61 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 62 देख लेते हैं। परितंत्र में घटती उत्पादकता के क्रम में, यह भी आपके पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। परितंत्र में घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आपका सही बन रहा है? तो बताइए 62 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उत्पादकता की बात कर रहा है और उसको घटते क्रम में बताना है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर, ये सही लग रहा है। तो इसको आप लोग लगाइएगा यहाँ पे सही। कौन सा? सी वाला, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। 63 है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आइए देख लेते हैं कौन सा आपका सही सुमेलित है। यहाँ पे है कौन सही सुमेलित है? तो प्रश्न संख्या 63 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो कह रहा अश्लेषा, टैंक, कावेरी मिसाइल, प्रहार, रडार, मिसियम, आपका क्वांटम संचार उपग्रह। सबसे पहले अगर हम मिसियम की बात करें तो ये विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह है। तो इस तरीके से आपका ये तो सही हो गया, मतलब आंसर इसका डी हो गया। आंसर इसका क्या हो गया? 63 के लिए आपका डी हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग अन्य को देख ले, जैसे कि आपका यहाँ पे अश्लेषा है तो ये एक रडार है ना कि टैंक है, ये रडार है। और यहाँ पे कावेरी की बात करें तो कावेरी क्या है? तो एक विमान इंजन है। क्या ये? विमान इंजन है। और बात करें प्रहार की तो प्रहार क्या है? तो एक मिसाइल है। क्या है? तो ये मिसाइल है। तो इस तरीके से इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या का सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत दिया है? तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 64 का अगर सही आंसर हम लोग देखें यहाँ पे तो आपका हेनरी जॉर्ज हो जाएगा। हेनरी जॉर्ज, इसको इसी तरह याद करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा पॉलिटी का सेगमेंट आता है। कह रहा भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्त विवरण के बारे में बताता है, यह उल्लेख करता है? तो सबको पता होगा अनुच्छेद 112।
अनुच्छेद 112 थोड़ा सा राज्य के बारे में बताइएगा, कमेंट में जरूर, अच्छा लगेगा कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल के थ्रू आता है। प्रश्न संख्या 65 का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा क्या, तो बी। और आपको बता दूं कहीं भी संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र मिलता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे 112 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक नहीं बुलाई जा सकती। आपको यहाँ पे बताना क्या है, सत्य कथन, सत्य कथन बताना है। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 66 के लिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, आप सबको पता है, ये कभी भंग नहीं होती है। हाँ, इसके सदस्य प्रति 2 मतलब इसके सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य इसके क्या हो जाते हैं, तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें राज्यसभा की तो वो एक तरीके से स्थायी सदन है। तो यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे क्या है, तो सही स्टेटमेंट है। कह रहा है कि जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये तो बिल्कुल गलत है भैया। यहाँ पे आपका आंसर सही तो केवल एक हो जाएगा, केवल एक आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपका सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के किस नगर में बीपीसीएल की रिफाइनरी में आपका डाउन स्ट्रीमिंग पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी। तो 167 मतलब प्रश्न संख्या 67 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 67 का अगर हम लोग सही आंसर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा बीना। क्या हो जाएगा, बीना आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। आपको बताना क्या इनमें से कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका यहाँ पे क्या है, तो सही है। प्रश्न संख्या 68 को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए अगर बात करें यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या जो 68 इसके पहले स्टेटमेंट, तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जो आपका एक तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है, इसके द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था, ना कि सभी महिलाओं के लिए था, और साथ साथ ये वयस्क मताधिकार पर आधारित था। इस अगर हम कथन की बात करें तो ये सही नहीं होता है ना, ये आपका सही नहीं होता है। और दूसरा देखा जाए तो कह रहा है कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या ये बात सही हो रही थी, ये बात आपकी यहाँ पे सही हो जा रही है। तो हमें सही बताना तो केवल 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो बोले तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि पुट की सहायता से कौन सा आपका सही उत्तर हो रहा है, कौन सा आपका सही उत्तर हो रहा है। देखिए प्रश्न संख्या अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 69 की, तो कह रहा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन का विचार विमर्श पर नीति भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय जो रियासतें थी उनमें एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपलब्ध मतलब एक तरीके से बंद किया था। अच्छा प्रश्न ये भी है, 69 का आंसर देख लेते क्या बनेगा आपका। जो प्रश्न संख्या 69 है इसका आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, सी आंसर बन जाएगा, सी आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। अगला अगस्त 2023 में मिजोरम के किस शहर में 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत पहले आपका एबीडीएम माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की गई है। तो प्रश्न संख्या 70 का आंसर क्या बन जाएगा, तो 70 का आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए आइजोल हो जाएगा। क्या आइजोल, आइजोल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 70 के बाद 71 देख लेते हैं। 71 सूची को सूची 2 से सुमेल करना है। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं आ रहा होगा, तो एक तो आपको आ ही रहा होगा कौन सा 323 ए जो कि प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। तो यहाँ पे इसको मिला देते हैं ए पे 2। ए पे 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए पे 2 आपका एक ही ऑप्शन में है ना। ए पे 2 आपका यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न संख्या किसके लिए, 71 के लिए ना, तो 71 में आपका किस में है, तो ए पे 2 एक ही ऑप्शन में, तो सी इस तरीके से आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से अनुच्छेद 324 में निर्वाचन है, 324 में क्या है, तो आपका निर्वाचन है। 330 में क्या है, तो 330 में देखा जाए लोकसभा के लिए SC ST सदस्यों के आरक्षण की बात करता है। और 320 में क्या है, तो लोक सेवा आयोग के कार्य की बात करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैच कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, कह रहा है आमुख के लक्ष्य, तो देख लेते हैं कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को लिए सुनिश्चित करना है। यहाँ पे क्या सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो यहाँ पे तो पहला सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो अवसर प्रतिष्ठा की समानता होती है ना, व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती है। यहाँ पे चौथा गलत है, चौथा गलत है। यहाँ पे सही होगा 1 2 3, 1 2 3 आपका बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन आपका बनेगा। ये आप लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे 72 में आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा देख लेते हैं थोड़ा सा, तो बी हो जाएगा। चलिए 72 हो गया, 73 देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 73। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखा जाए 72 का आंसर डी दे रहा है ये। व्यक्ति की प्रतिष्ठा कह रहा है ना, अवसर और व्यक्ति की प्रतिष्ठा की कह रहा है यहाँ पे, तो रुकिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग डी आंसर लगेगा, सभी चारों सही हैं, क्योंकि आंसर डी दे रहा है तो सभी चारों सही हैं। चलिए अगला है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। जैसे पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्री को संसद का विश्वास प्राप्त होता रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। अब कोर्ट की सहायता से आपको सिंपल से यहाँ पे सही उत्तर बताना होगा, तो कौन सा सही उत्तर है देख लेते हैं। कि अच्छा प्रश्न ये देखिए, प्रश्न संख्या 73 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या आपका 73 है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो कह रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है जब तक मंत्रियों को संसद के में विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, सही है। राज्य का अध्यक्ष जो होता है वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। तो इस तरीके से 1 और 2 सही हो गया, 1 और 2 आपको यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया। 26 सितंबर 2023 को किसे 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर का देखा जाए तो वहीदा रहमान जी हो जाएंगी, आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, वहीदा रहमान जी। अगला 24 अगस्त 2023 को घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन आपके क्या है भैया सत्य है। तो आइए देख लेते हैं कौन से कथन आपके यहाँ पे प्रश्न संख्या 75 के लिए सत्य है। कह रहे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार एस राजामौली के द्वारा निर्देशन फिल्म आरआरआर तेलुगु को दिया गया, ये तो गलत हो गया ना, ये बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने देखा था कि इसका आंसर जो एक फिल्म है, क्या नाम है उसका, रॉकेटरी है, रॉकेटरी नवी इफेक्ट ना, उसको दिया गया है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये गलत हो गया, तो यही आंसर लगा लीजिएगा। बाकी हिंदी फिल्म का पुरस्कार सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म सरदार उधम सिंह को दिया गया, ये भी सही है। और अभिनेता की बात करें तो अल्लू अर्जुन जी हैं फिल्म पुष्पा के लिए, ये भी सही है। और श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देखा जाए आलिया भट्ट और कृति सेनन जी को मिला है, तो ये भी सही है। चलिए अगला आपका निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के थ्रू। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 76 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी। चलिए अगला है आपका, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही नहीं है, कौन से कथन आपके यहाँ पे सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सा कथन आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ पे सही नहीं है। तो प्रश्न 77 में देखा जाए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये कोई बात ही नहीं है भैया, तो यहाँ पे यही सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। संसद तो एक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया गया है, आपको पता है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है। तो इस तरीके से भी सही है, आपका ए गलत है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 77 के लिए अगर देखा जाए ना तो आपका ए गलत है यहाँ पे। चलिए अगला, क्योंकि रीट की बात करें तो वो तो आपका मूल अधिकार के लिए होती है ना, मौलिक कर्तव्य के लिए है ही नहीं। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी क्या कहते हैं, निषेधाधिकार या जेबी वीटो कहते हैं, मतलब पॉकेट में डाल के भूल जाते हैं ना, यही होता है। 78 का आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो ज्ञानी जैल सिंह। आप सबको पता है कि 1986 की बात है, टैक्स संशोधन विधेयक था, उसी पे इन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो ज्ञानी जैल सिंह आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा के कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें, प्रश्न संख्या 79 को देख लेते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात, आपका सी आंसर बनेगा। 79 का आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। 80 है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत होता है, इकोनॉमिक सर्वे कब आता है। अब इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में एक तरीके से प्रस्तुत होता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व, ये कह रहा है आपका यहाँ पे। फिर कह रहा है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई भी संबंध नहीं है। 80 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो सबको पता है कि जब बजट आता है उससे एक दिन पहले तो आपका एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व बोले तो आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था। तो प्रश्न संख्या 81 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2001 में। 2001 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा जो फ्यूचर्स बाजार है उसमें हुए लेन देन पर कर
जैसे संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। आपको बताना क्या है, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा आपका क्या है तो सही है, आपको ये सिंपल सा बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा आपका सही हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 82 के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो 82 के लिए आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो ए सही है, केवल एक आपका यहाँ पे क्या है तो सही है, ए केवल एक आपका यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे है 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। इनमें सबसे बड़ी फिन 8 सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताना है, तो सिंपल सा भाग दीजिए। अगर 13 में अगर हम लोग बात भाग दे किसका, यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम पतला करेंगे, 1 सेकंड दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, अगर हम लोग 13 से 9 में भाग देते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 90 कर लेते हैं, तो 13 6 78 हो जाएगा। 13 6 78 मतलब 6 मान लीजिए यहाँ पे आ गया। 26 से 17 में भाग देते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से ये हो गया, तो यहाँ पे भी लगभग 6 36 6 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 17 के 12 3 15 लगभग 6, इसका भी मान लेते हैं हम लोग, इसका भी इतना ही मान लेते हैं। 39/28 की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 81 जीरो बढ़ा के कर लेते हैं, तो 39 में देखा जाए तो 39 छक्का कितना आ रहा है, 6 9 54 को 4 हाथ में लगा 5 6 18 5 18 5 23 होता है ना, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 23। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये 7 बार में जा रहा है, तो यही बड़ा लग रहा है हमको, यही बड़ा लग रहा है। और उसको भी देख लें 52 को, तो वो भी लगभग इतना ही आएगा, तो यही लगाइएगा आप लोग, ये लगाइएगा आप लोग यहाँ पे आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 84वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, तीसरा विश्व हिंदू जो कांग्रेस से का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो प्रश्न संख्या 84 का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो 84 का अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं यहाँ पे बन जाएगा बैंकॉक में। कहाँ पे, बैंकॉक आपका आंसर जाएगा बैंकॉक में। और आगे चलते हैं, अगला है कह रहा है ABCD इस प्रकार बांटे गए हैं, जैसे कि ए का इतना है, तो ये तो रेशियो वाला प्रश्न है। तो ए संबंधी कितना, ए संबंधी बी आपका 3/5 दिया गया है, 3 संबंधी 5 है। तो इस तरीके से अगर करेंगे ना तो इसका सिंपल सा आता है क्या, ए क्रॉस डी लगाना है ना, तो 16 संबंधी 35 होगा। इसको कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर लगाऊंगा तो। ये बहुत आसान सा है, कुछ नहीं करना, तो इनका एक तरीके से सामने वैल्यू रख के गुणा कर दिया होता है। अगला आपका यहाँ पे एक निश्चित कुछ भाषा में ट्रबल को 93 लिखा जाता है, कम्यूट को 90, तो उसी कुछ भाषा में फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल सा क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, फिर से TROUBLE, ये हो गया ट्रबल। इसको इजोटी से कर लेते हैं, इजोटी से करते हैं हम लोग, 5 10 15 20 25 होता है इस तरीके से। तो टी का है यहाँ पे, टी का सबसे पहले 20 आ गया, 20 करते हैं। 18 की बात करें PQRST, तो 18 मतलब आर का 18 हो गया। ओ की बात करें, ओ पे आपका 15 आ रहा है। यू की बात करें, यू का कितना आएगा भैया, तो यू का अगर हम लोग देखें तो PQRST यू, तो 21 हो जाएगा, 21 प्लस करते हैं यहाँ पे बी का आपका 2 हो जाएगा, और प्लस करते हैं यहाँ पे आपका किसका, तो एल का, तो एल का मतलब JKL 12 होगा, 12 हो जाएगा, 12 ऐड कर लेते हैं। प्लस आपको यहाँ पे देखा जाए ई का कितना है, 5 है, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं हम लोग जल्दी से, 12 मतलब 5 2 7 ऐसे जोड़ दिया ना, तो ये लगभग आपका 93 हो जाएगा, 93 आ जाएगा। तो इसी तरह उसको जोड़ लीजिए, 93 हो गई, ये 93 आ जाएगा। अब इसी तरह क्या बचा आपके यहाँ पे, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कर लेते हैं, फ्रैक्शन को जोड़ लेते हैं। तो फ्रैक्शन में एफ का वैल्यू कितनी आएगी भैया, सिंपल से हम लोग समझते हैं, तो एफ की वैल्यू 6 आएगी, इजोटी में आपका EF होता है 6 हो जाएगा, सही है। चलिए आर की वैल्यू कितना आएगी, तो आर की 18 भी आई थी, ए का 1 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा, तो सी का आपका 3 हो जाएगा, और टी का कितना हो जाएगा, इजोटी में टी का 20 हो जा रहा है। आई की कितनी आएगी, तो आई की 9 आएगी ना, आई की 9 आएगी, और यहाँ पे ओ की वैल्यू आएगी 15 आएगी, और एन की वैल्यू 14 आ जाएगी। अब इन सबको जोड़ेंगे तो लगभग 86 आएगा, तो 86 आंसर लगा सकते हैं आप लोग, 86 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का यहाँ पे है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 छक्का 94 होता है, मल्टीप्लाई 4 कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं 48 चौका 192 सही है। यहाँ पे अगर फिर से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से करें तो हम लोग, तो यहाँ पे इसको लाना चाहिए ना, कि 3 आ गई, 6 चौका 24 और 96 आ गया 48। अब यहाँ पे 192 के गुणे 192 गुणे 4 करिए, तो 192 गुणे 4, तो 4 दूना के 8 और 9 चौका 36 और 4 3 7, 768 यहाँ पे दिया था, सिंपल सा 768 हो जाएगा, 768 आपका आंसर हो जाएगा, 768 आंसर लगाइए, 768। अगला है अक्षरों का संयोजन करना है आपके यहाँ पे, तो आइए कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर प्रश्न संख्या 88 की बात करें हम लोग यहाँ पे 88 देख लेते हैं। तो 88 में अगर देखा जाए तो मान लीजिए डी, यहाँ पे डी लिखते हैं तो 4 का पेयर बना देगा हम लोग यहाँ पे। चलिए ये पूरा यहाँ से फिर से पेयर बनाते हैं ना, तो यहाँ से मान लेते हैं फिर से, यहाँ पे सी लिख देते हैं,
सी लिख देते हैं। तो फिर से यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर से आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। ये बन रहा है ना इस तरीके से, फिर से यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है CWEU के आगे क्या पड़ेगा, आपको सिंपल से ये बताना है। देखिए क्या करा है यहाँ पे, तो सी के बाद यहाँ पे ई है, ई के बाद यहाँ पे लाएगा और डब्ल्यू के बाद यू है, इस तरीके से यहाँ पे लाना होगा। तो सी के बाद ई कैसा है, ABCD और फिर ई, तो एक ऐड कर रहा है, मतलब 2 ऐड कर रहा है ना, और इसी तरह ई में 2 ऐड करेगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 ऐड करेगा EFG, तो जी आएगा, जी आएगा ना। तो जी आपका आंसर होना चाहिए। 89 के लिए क्या आंसर होना चाहिए आपका, तो जी आंसर होना चाहिए। तो जी आपका आंसर हो गया। यहाँ पे क्या करा है, 2 माइनस करा है, डब्ल्यू के बाद यू ला दे रहा तो माइनस करा, यहाँ पे आपका जी आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको सिंपल सा बताना कितने त्रिभुज है। तो इसको काउंट करेंगे तो लगभग आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। तो 10 आपका यहाँ पे आना चाहिए, 10 काउंट करिएगा, 10 से ज्यादा नहीं होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको थोड़ा सा लगा देता हूँ। कह रहा है पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है, तो हमने सामने रख देते हैं इसको। एस पी का पिता है, एस जो है ये पी का पिता है, तो एस पिता हो गया पी का, ऊपर रख देते हैं इसके, एस पी का पिता है। आर जो है ना वो एस का भाई है, आर यहाँ पे लिख देता हूँ, आर जो है ये एस का भाई है। यदि टी आर की माँ है, यदि टी जो है वो आर की माँ है, यहाँ पे टी है ये आर की माँ है, माँ है, टी है आर की माँ है, तो पी टी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे पी टी का संबंध इस तरीके से बताना क्या है। देखिए अगर ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ हो गई, तो एस की माँ हो गई, तो अर्थात इसकी दादी हो गई, जो टी है दादी हो गई, दादी मतलब पोता का संबंध होगा। तो 91 में अगर देखा जाए तो क्या आंसर बनेगा, 91 में अगर देखा जाए तो आपका आंसर सी बनेगा, पोता, पोता आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला आपके यहाँ पे है, अगला है यहाँ पे कह रहा है राम दक्षिण की ओर मुंह करके, तो इस तरीके से अगर 92 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अपने से लगाइएगा, अपने से लगाइएगा। अगला आपका यहाँ पे है कि निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर, निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। 23 में अगर मान लें 3 का गुणा करते हैं तो 3 3 के 9, 3 2 6 और 3 जोड़ देते तो 72 बन गया। चलिए बन तो गया, आसान हो गया लगभग। 32 चौका कितना होता है, तो 4 2 8 और 4 2 8 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, 3 चौका 12 हो गया। 28 + 4 करते तो फिर से 132 हो गया, ये भी हो गया, सही है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो प्रश्न संख्या है यहाँ पे 16 25 80 हो जाएगा, 16 25 80 और +5 करेंगे तो 85 हो जाएगा। 85 दिया तो आपका 85 आंसर हो गया। 85 आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो आंसर हो गया। इस तरीके से इसको भी कर लीजिएगा आप लोग, 85 आपका आंसर हो गया। चलिए 93 हो गया। 93 के बाद हम लोग देखते हैं 94। 94 कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है प्रिया जूही अमित नितिन और राम 5 दोस्त हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जूही का राम से ज्यादा अंक है, मतलब जूही जो है ये राम से ज्यादा पाई है अंक, तो ये जूही हो गई, राम से ज्यादा पाई है तो राम हो गया। जूही को राम से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया से कम मिले, तो यहाँ पे प्रिया मान लेता हूँ, ये प्रिया से कम मिला, प्रिया से कम अंक मिले। नितिन का सबसे अधिक, नितिन को सबसे अधिक और राम को सबसे कम, तो नितिन को सबसे अधिक, तो यहाँ पे नितिन ऊपर डाल देते हैं, नितिन को सबसे अधिक मिल रहा है। और कह रहा है कि सबसे कम मिले, हाँ हो गया। यदि अमित दूसरे स्थान पे, अमित यहाँ दूसरे स्थान पे गए तो 5 तो बन गए, 5 आपके यहाँ पे बन गए ना, अमित यहाँ पे आ गया, अमित दूसरे स्थान पे आ गया। अब कह रहा है कि तो तीसरा स्थान किसका है, तो जूही अमित प्रिया का है, तो प्रिया आपका आंसर हो जाएगा, प्रिया आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 94 में आपका प्रिया आंसर हो जाएगा, प्रिया। अगला है 15 सितंबर 2023 को भारतीय रक्षा अधिकरण परिषद द्वारा किस मिसाइल को खरीद की मंजूरी दी गई है, तो 95 का आंसर क्या बन जाएगा, तो प्रश्न संख्या 95 का अगर आंसर हम लोग देखें यहाँ पे तो आपका क्या बन जाएगा बताइए। तो 95 का आंसर देखा जाए यहाँ पे तो सी बन जाएगा, मतलब आपका ध्रुवा शास्त्र, ये आपका आंसर जाएगा। LVMB4 चंद्रयान 3 के चंद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 96 का आंसर आपका क्या बन रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण LVM3M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया गया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक क्या की थी, यहाँ पे तो लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम तथा रोवर प्रज्ञान है। भारत चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित कर रूप से लैंडिंग करने वाला विश्व का तीसरा देश बना है। आपको बताना क्या यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना आपको। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 96 में आपका क्या असत्य हो रहा है। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो भारत चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित रूप से लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बना है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे पूर्व रूस था, मतलब अमेरिका था, रूस था और
चीन था ना, ऐसी बात, चौथा भारत हो गया। साथ ही चंद्रयान 3 है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बना है। तो फिलहाल हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आपका सही बताएगा, तो यहाँ पे देखिए कह रहे चंद्रयान 3 यहाँ सॉरी दक्षिण ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग की, ये हो गया। भारत चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित रूप से लैंडिंग करने वाला विश्व का तीसरा नहीं, चौथा बना, तो आपका यहाँ पे चौथा हो जाएगा, 96 का डी हो जाएगा, 96 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 96 हो गया है। चलिए अगला है, अगला देखते हैं हम लोग। अरे ऐसे नहीं बताना है ना, एक सेकंड ऐसे बताना है कि यहाँ पे बताना कितने असत्य है, मैं ये नहीं देख ही रहा हूँ कितने असत्य ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पे कौन सा असत्य ये बताना है, तो केवल 4 असत्य है ना, तो यहाँ पे बी आंसर बनेगा, बी आंसर बनेगा ना। 96 में आपका क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, केवल 4 असत्य है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा पुरुषों और घोड़ों की एक निश्चित समूह में पैरों की कुछ संख्या सिर की संख्या से 2 से 14 अधिक है, तो समूह में कितने घोड़े हैं। तो देखिए अगर पैर की बात करें तो 4 पैर होगा, और घोड़े मतलब उसकी बात करें क्या कहते हैं आपका सर की, तो 2 होगा। तो मान लीजिए 4x + 2y यही एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग करें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मान लीजिए x + y बराबर × 2 ना, डबल है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पुरुषों और घोड़ों की एक निश्चित समूह में पैरों की कुछ संख्या सिर की संख्या के 2 है, और 2 में 2 से 14 अधिक है, तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4x + 2y बराबर 2x + 2y + 15 14 कर सकते हैं ना। अब इसको इधर लाते हैं सब कुछ, तो इधर लाएंगे तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये 2x हो जाएगा, और इधर लाए तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि दोनों इधर माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बराबर 14 हो जाएगा, x बराबर आपका 7 हो जाएगा, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 7। तो घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 7 आपकी घोड़ों की संख्या हो जाएगी, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का यहाँ पे है कि 13 से 14 जुलाई 2023 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा संपन्न की, तो 98 का आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो प्रश्न का 98 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा फ्रांस। देखिए माफ करिएगा, थोड़ा सा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, और ये रीजनिंग होगी, रीजनिंग की सवाल है, आप लोग को समझा दूंगा। एक रीजनिंग का अलग से वीडियो लाऊंगा, थोड़ा सा अपने भी पढ़ के, ताकि कुछ ट्रिक जो एक तरीके से होती है वो मैं आपको समझा सकूँ। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे हम लोग जल्दी से चल रहे हैं। रीजनिंग का एक वीडियो मैं बना दूंगा, जितने भी प्रश्न रीजनिंग के आए एक जगह असेंबल करके कंपाइल करके आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। जय सुरक्षा पर कट योजना प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, ये लागू पूछ रहा है। आया तो 2000 में था ना, आया तो 2000 में था एक तरीके से, लागू कब हुआ था 2003 में। ये फैक्चुअल सा प्रश्न है, 2003 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1991-92 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। आपको सही कथन बताना है, सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प देख लेते हैं कौन सा आपका 100 में हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 100 की बात करें यहाँ पे, तो आपका केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था, तो प्रश्न संख्या 101 की बात करें तो 101 का आंसर आपका क्या बन जाएगा, 101 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा केंद्रीय बजट 2005 है ना, तो आपका यहाँ पे ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। 102 देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, तो ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 102 का आंसर क्या बन जाएगा, 102 का आंसर आपका बन जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, मतलब आपका बी आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि आप सबको पता है कब से स्टार्ट होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका 61 से स्टार्ट होती है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये आपका 56 से 61 तक चलती है ना, 51 से 55 तक ये चलती है, 56 से 61 सही है। तो है इस तरीके से आपका दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन आपका यहाँ पे असत्य है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन आपका असत्य है 103 में। देखिए 103 में अगर असत्य कथन की बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है कि 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इसमें स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा, स्वीडन इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। तो एक तरीके से देखा जाए स्वीडन इसमें दूसरे स्थान पर था। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य आपके यहाँ पे नहीं है, तो देख लेते हैं 104 का आंसर क्या बन रहा है, कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। तो प्रश्न संख्या 104 की बात करें तो 104 का आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, तो साख मतलब विदेशी व्यापार का नियमन, करेंसी का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी रिवेन्यू कोषों की रखवाली। तो विदेशी व्यापार का नियमन ये नहीं करता भैया, बी आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा बी,
बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 104 के लिए क्या हो जाएगा बी। 105 है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को किसके द्वारा विकसित किया गया। 105 का आंसर क्या बन जाएगा, 105 का अगर आंसर देखा जाए तो आपका क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मैरिस डी मैरिस, मैरिस डी मैरिस। किसी दिए गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों की आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि। 106 का आंसर अगर देखा जाए क्या बन रहा है यहाँ पे 106 का, तो प्रश्न संख्या 106 का अगर आंसर देखा जाए ना तो यहाँ पे बन जाएगा आपका बी, मतलब कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, ये तो कारण बनेगा आपका बी हो जाएगा। बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा एक युग्म आपका यहाँ पे सही सुमेलित है देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 107 की अगर हम लोग बात करें 107 में देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह रहा राशनिंग, राज्य वित्त नियंत्रण, नगद आरक्षण अनुपात, चयनात्मक उधार है, अनुज्ञापन, व्यापक नियंत्रण, आयात कोटा, भौतिक नियंत्रण। 107 का आंसर क्या बनेगा, तो देखिए प्रश्न संख्या 107 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे आयात कोटा भौतिक नियंत्रण, यही सही है आपका डी आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 107 के लिए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जो होता है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, सिंपल आपको यही बताना है। तो 108 का आंसर क्या बन जाएगा, 108 का अगर आंसर देखा जाए यहाँ पे तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कब से जारी किया जाता है भैया, तो ये जारी किया जाता है 2007 से, मतलब 2007 से ये तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके क्या है, असत्य है। कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो असत्य है। देख लेते हैं कौन से कथन आपके असत्य है। देखिए 109 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या असत्य बताना है हमें ना, तो कह रहा है कुल प्राप्तांक के आधार पर शेष 5 बड़े राज्य क्रमशः केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शेष 5 छोटे राज्य क्रमशः सिक्किम, मणिपुर, गोवा, मेघालय और नागपुर है, सॉरी नागालैंड है, नागपुर कह रहा हूँ, नागालैंड है। प्रश्न संख्या 109 का आंसर क्या बनेगा, तो शेष 5 छोटे राज्य क्रमशः गोवा है, मणिपुर है, सिक्किम है, मेघालय और नागालैंड है। तो इस तरीके से आपका यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। 110 है ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो प्रश्न संख्या 110 का अगर हम लोग आंसर देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ये उजाला योजना 2015 में शुरू हुई थी ना उजाला योजना, तो 2015 में इसे भारत सरकार ने स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये देगा। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में न्यूनतम यौन अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। 111 का आंसर क्या बन जाएगा, 111 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपका 111 में क्या हो जाएगा बताइए। 111 में अगर देखा जाए तो जनगणना 2011 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे दमन एंड दीव होना चाहिए ना, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। अगला आपका आंसर यहाँ पे है, अगला प्रश्न आज के यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का सावधान भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए वैसे दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली तो एक ही हो चुके हैं, बट ऑप्शन में दिया है तो आप दमन दीव लगाइएगा। 112 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 112 का अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो ये तो ब्रोजूम होना चाहिए, तुमको पता होगा। यहाँ पे गर्तावास के भी साक्ष्य मिलते हैं ना, क्योंकि ठंडी होती थी, लोग गड्ढे बना के उसमें रहते थे, तो कुत्ते भी रहते थे, तो साथ में अगर वहाँ पे मर गए होंगे तो दफना दिए गए होंगे, तो इसी तरह साथ में मिलता है। तो इस तरीके से आपका ब्रुजुमांस हो जाएगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके, तो पुराणों के। तो बी आंसर बनना चाहिए प्रश्न संख्या 113 के लिए, 113 के लिए बी आंसर बनना चाहिए। अगला आपका यहाँ पे प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। प्रश्न संख्या 114 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन से कथन सही है। तो प्रथम तक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये बात आपके यहाँ पे क्या है, तो सही है। सही बताना है कौन से कथन आपके यहाँ पे सही है। चलिए उदयगिरी और खंडगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी जो गुफाएं हैं उनके संदर्भ में बताना कौन सही है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। आप खुद की सहायता से आपको प्रश्न संख्या 115 का सही आंसर बताना है। बताइए 115 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 115 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सही आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं सही है। उदयगिरी 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं और खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सी आंसर बनेगा। 1 और 2 सही है, 1 और 2 आपके यहाँ पे क्या है, तो सही है। 1 और 2 आपके यहाँ पे क्या है, तो सही है। तो इस तरीके से तीसरा आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है।
तीसरा आपका यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि जो उदयगिरी की गुफा है ना, इसमें हाथी गुफा के मतलब खारवेल के हाथी गुफा के एक तरीके से देखा जाए अभिलेख प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन थे, ये पश्चिमी तट पर स्थित थे। तो प्रश्न संख्या जो आपका 116, इसका आंसर क्या बन जाएगा? 116 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो आपका यहाँ पे 3 और 4 बन जाएगा, मतलब तोड़ी और मुसूरी, आपका 3 और 4। ये प्रश्न कई बार हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में किया है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी, मुजफ्फर खां आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित आपका यहाँ पे नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 118 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बाबर खानवा का युद्ध सही है, हुमायूं चौसा का युद्ध भी सही है, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध सही है, जहांगीर बल्ख का युद्ध, तो जहांगीर ने बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था, ये तो शाहजहां ने लड़ा था, या फिर शाहजहां के काल में हुआ था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी आपका आंसर हो जाएगा। 119 देख लेते हैं, 119 का क्या रहा है यहाँ पे? 119 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो प्रश्न के 119 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो ग्वालियर के सिद्धियां थे ना, तो 119 का आंसर ये हो जाएगा। 119 का आंसर ये सही तो है, आपका ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल सही है, आपका बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 121 है कथन और कारण, कह रहा है 1928 के लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण कह रहा है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है। व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं? व्याख्या भी इसी कारण कर रहा है क्योंकि भारतीय सदस्य नहीं थे, तभी तो उन्होंने विरोध किया था। आपका ये आंसर होगा यहाँ पे ए। 121 का क्या हो जाएगा? तो ए आंसर हो जाएगा। 121 का ए आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 121 हो गया। हम देखते हैं आप 122वां प्रश्न, कह रहा कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन क्या है तो सही है? किसके बारे में? कैबिनेट मिशन के बारे में। जैसे पहला कथन है, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। आपको कुल की सहायता से यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना होगा। कौन सा सही उत्तर है बताइए, कौन सा सही उत्तर हो रहा है? देखिए प्रश्न संख्या 122 की बात करें तो यहाँ पे सही उत्तर क्या बनेगा? तो इसने संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, यही सही है। तो इस तरीके से केवल एक आपका यहाँ पे सही है, केवल एक आपका यहाँ पे क्या है? 122 के लिए सही हो जाएगा। बाकी 2 और 3 की बात करें तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये सही नहीं है, ये दोनों आपका सही नहीं है। अगला आपका सूची 2 से सुमेल करना है। आइए सुमेल कर लेते हैं। अगस्त घोषणा कह रहा है, अगस्त घोषणा आपका मैंटेस्क्यू से संबंधित है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पे। ये किस पे हो जाएगा? 2 पे। इसमें एक तो आ रहा होगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ना, तो ये तो मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम देखें मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है ये, तो डी पे 3 है, कहीं पे डी पे 3 एक ही ऑप्शन में है ना, तो इस तरीके से ये भी आंसर आ गया। बाकी कोई नहीं भी आ रहा होगा तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। अगस्त संकल्प की बात करें तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है, और बात करें अगस्त प्रस्ताव तो ये ललित को संबंधित है। अगला आपका भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। किस चीज में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है भारत में? गन्ना में, धान में, आलू में या फिर गेहूं में? देखिए आलू में तो नहीं है, गेहूं में भी नहीं है और गन्ना में भी नहीं, तो धान में होगा। तो प्रश्न संख्या 124 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो धान बन जाएगा, क्योंकि धान में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? धान। चलिए अगला है 125वां, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। कुछ गायक है, उनकी गायन शैली की बात कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 125 की बात करते हैं हम लोग। 125 का आंसर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे बड़ी मैना ठुमरी ठप्पा कह रही है ना, ये गलत है। 125 में आपका क्या हो जाएगा? तो 125 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ी मैना केवल ठुमरी गायिका से संबंधित, ना कि ठप्पा गायिका से। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे लगाइएगा क्या? तो सी लगाइएगा, सी लगाइएगा, सी। अगला आपका यहाँ पे निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? क्या है? तो यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय है। चलिए तो इसमें बताना कौन राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये तो एक तरीके से राज्य विश्वविद्यालय है, मतलब राज्य विश्वविद्यालय है, ये बताना है। तो ये तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये तो नहीं होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये भी एक तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालय में आता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विद्यालय, ये वाला हो जाएगा आपका क्या है? तो ये राज्य विश्वविद्यालय है। डी ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका डी। 126 के लिए डी होना चाहिए, 126 का आपका डी आंसर है। चलिए 127 देख लेते हैं। 127, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नचलशाला है? तो रामपुर में, रामपुर में आपके यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रकाश वर्ष आपका समय का मापन की इकाई, समय नहीं दूरी की है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, टी आंसर हो जाएगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरा दिया जाए तो वो पृथ्वी पर कब कैसे पहुंचेंगे? तीनों एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि तीनों पे जी की वैल्यू तो एक ही होगी ना, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। 130 है, 130 कह रहा है आपके यहाँ पे कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ जो होता है हरे प्रकाश के वेवलेंथ से अधिक होता है। ये बात तो सही है आपका, कारण तो सही है, कथन आपका गलत है, तो यहाँ पे फिर से डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 131 से निम्नलिखित में से कौन एल्बिडो से संबंधित है? किससे? एल्बिडो से संबंधित है। देखिए एल्बिडो से संबंधित अगर पूछे आपसे तो एल्बिडो क्या होता है? एक तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपकी वापसी की शक्ति, सही आंसर है, वापसी की शक्ति होती है। और आपको पता है जो एकदम स्वच्छ बर्फ होती है, श्वेत बर्फ होती है, उसका एल्बिडो बहुत ही ज्यादा होता है। अगला है रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। 132 में आपको कुट की सहायता से सही उत्तर बताना होगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन होंगे ना। आप बताइए कौन सा सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान सा प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 132 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? देखिए 132 में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे आपका जो प्रश्न है, तो रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। और नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ये तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, फ्यूजन पे नहीं, आपका फ्यूजन पे काम करता है, ये गलत हो गया। तो इस तरीके से केवल एक आपका सही होगा, तो केवल एक बोले तो आपका ए ऑप्शन हो गया। अगला आपका यहाँ पे गुरुत्वीय तरंगों की पहली बार देखा गया था। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार कब देखा गया था? तो 2015 में। कब 2015 में? तो आपका सितंबर 2015 में। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सितंबर 2015 में देखा गया था। तो प्रश्न संख्या 133 का आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी हो जाएगा। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो परासरण के कारण। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 134 के लिए? से परासरण मतलब ऑस्मोसिस होता है ना, ऑस्मोसिस के कारण, सही है। 135 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? विद्युत का आपके यहाँ पे मंद चालक नहीं है, देख लेते कौन सा नहीं है। 135 में अगर आंसर की बात करें तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा? 135 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा वो सिलेनियम। सिलेनियम आपका आंसर हो जाएगा, सिलेनियम। अगला गैसोहाल। गैसोहाल एक तरह से मिक्सचर होता है, किसका किसका? तो 136 की बात करें तो ये आपका एथिल एल्कोहल का, पेट्रोल का, ये लगाइएगा, आपका ए सही है यहाँ पे। 137 है, इंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आइए देख लेते हैं कि इंजाइम के बारे में आपका यहाँ पे कौन से कथन सही हैं। देखिए पहला कह रहा है कि वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां से उत्पादित होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 137 की बात करें तो सबसे पहले कैटलिस्ट का काम तो करते हैं एंजाइम, तो पहला तो सही है। और दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे कि वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ से उत्पादित होते हैं। तो प्रश्न संख्या 137 में अगर देखा जाए तो आपका सी होगा, दोनों ही सही है, तो सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी। 138 है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, मतलब एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है। तो अगर मछली में देखा जाए क्या होता है, जिसके कारण जो मछली खाना एक तरीके से देखा जाए तो आपका अच्छा माना जाता है, तो वहाँ पे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है ना, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा, इसको लगाइएगा। ये 139 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों की जो में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है? 139 का आंसर क्या बनेगा? तो 139 में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, आपका बोरान है, या फिर में से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो बोरान होता है ना, पौधे के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये दलहनी फसलों में की जो जड़ें होती है ग्रंथिका अर्थात गांठ के अर्थात न्यूडल्स होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है, तो बोरान आंसर लगाएगा, बोरान आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत अवरुद्ध का उपचार। फिर कह रहा है आपका यहाँ पे आयोडीन 131 थायराइड सही है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्त का उपचार। गोल्ड 198 रेटिना 200 का उपचार, ये तो गलत हो गया ना। गोल्ड 198 की बात करें तो सोने का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसका प्रयोग हम लोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आपका डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 1 घंटे मतलब 1.5 घंटे, जैसा कि मैं चाहता था 1.5 घंटे में खत्म हो जाए, 1.5 घंटे में हम लोगों ने 140 प्रश्न आपका टेस्ट नंबर 2 घटा चक्र का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसको सॉल्व किया है। इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, प्रश्न काफी अच्छे हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं।